फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का अपना रैपिड फायर मॉक टेस्ट जो कि होने वाला है प्रैक्टिस सेट ऑफ स्टैटिक जीके के ऊपर। और ये है सेट नंबर 2। ठीक है, अगर आपने सेट नंबर 1 नहीं देखा है तो जाओ पहले सेट नंबर 1 देखो। वो बहुत अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में कराया हुआ है। ठीक है, सो इस प्रैक्टिस जो ये मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, सबसे पहले ये देख लेते हैं इसमें हम कितने मॉक टेस्ट करेंगे। 4000 प्लस मॉक टेस्ट हम इसमें करने वाले हैं। और अगर किसी भी बच्चे ने अगर 4000 प्लस मॉक टेस्ट लगा लिए तो उसके स्टैटिक जीके में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का रैपिड फायर सेशन को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का अपना रैपिड फायर सेशन। पहला क्वेश्चन है, शैलोत्कीर्ण है, इनमें से कौन सा है जो शैलोत्कीर्ण है। तो प्रागैतिहासिक चित्र शैली जो है हमारी शैलोत्कीर्ण होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका मूल प्राकृतिक भाषा नहीं थी। निम्नलिखित में से किसका मूल प्राकृतिक भाषा नहीं थी। पाली, उपभ्रंश, संस्कृत या अर्धमागधी। इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा हमारा जो संस्कृत भाषा है, ये हमारी इसका मूल प्राकृतिक भाषा नहीं है। राइट, क्योंकि संस्कृत भाषा से ही ऑटोमेटिकली कई सारी लैंग्वेजेस संस्कृत भाषा से ही निकली हैं। राइट, तो संस्कृत भाषा का मूल कैसे प्राकृतिक भाषा हो सकता है। प्राकृतिक भाषा पाली जो भाषा बनी है प्राकृतिक भाषा से बनी है। उपभ्रंश जो लैंग्वेज है वो भी प्राकृतिक लैंग्वेज से बनी है। अर्धमगधी मगधी जो लैंग्वेज है ये भी प्राकृतिक भाषा से बनी है। लेकिन संस्कृत जो है ये प्राकृतिक भाषा से नहीं बनी है। ये खुद कई सारी भाषाओं का मूल बनती है, तो ये किसी भी भाषा का मूल नहीं है। ठीक है, तो संस्कृत के बारे में हम देख लेते हैं। जो हमारी संस्कृत लैंग्वेज है, अच्छा सबसे पहले तो आप ये बताओ कि भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत है। तो भारत का ऐसा जो है वो उत्तराखंड जो भारत का स्टेट है वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, उत्तराखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, संस्कृत ही है। ठीक है, और हम कहें तो पूरे वर्ल्ड की सबसे पुरानी लैंग्वेज है कौन, संस्कृत जो हमारी है पूरे विश्व की सबसे पुरानी भाषा है। संस्कृत भाषा का जनक किसे कहा जाता है, क्या आपको पता है। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से जाके बताओ। संस्कृत भाषा के जनक महर्षि पणिनि को बोलते हैं। महर्षि पणिनि को संस्कृत भाषा के जनक के रूप में जाना जाता है। संस्कृत भाषा का दूसरा नाम भी है, हम तो हमेशा यही सुनते हैं ना, संस्कृत संस्कृत संस्कृत। क्या आपको पता है संस्कृत भाषा का एक और नाम है, संस्कृत भाषा का एक और नाम है देववाणी। देववाणी, राइट, देववाणी क्या है, संस्कृत भाषा का दूसरा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रैपिड फायर क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। सामवेद की रचना किस भाषा में की गई है। अभी हमने संस्कृत भाषा के बारे में पढ़ा, देखो संस्कृत भाषा के ऊपर ही क्वेश्चन आ गया। सामवेद की रचना जो है संस्कृत भाषा में की गई है। सामवेद की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। अब आप कहोगे कि वेद क्या होता है, ये तो हमें पता है। यस, आपको पता होगा, बिल्कुल पता होगा। वेद जो है, वेद जो शब्द है ये संस्कृत भाषा से ही लिया गया है वेद। ठीक है, वेद का मतलब होता है ज्ञान जानना, ज्ञान जानना। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, ज्ञान जानना। अब वेद जो है चार चार प्रकार के वेद हैं। पहला है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। राइट,
जो वेद होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद जो है हमारा संस्कृत भाषा में लिखा गया जो वेद है वो है सामवेद, ठीक है। और सबसे पुराना वेद अगर मैं बोलूं तो वो है ऋग्वेद, सबसे पुराना सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। और सबसे छोटा, सबसे बड़ा तो हो गया हमारा ऋग्वेद, सबसे छोटा वेद कौन सा है? सामवेद। सामवेद को कहा जाता है कि ये सबसे छोटा वेद है। सामवेद में एक क्वेश्चन आपके लिए जो आप बिल्कुल आसानी से आंसर दे दोगे कि सामवेद में किस चीज का उल्लेख है, बताओ। एक क्वेश्चन आपके लिए, सामवेद में किस चीज का उल्लेख है? क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चतुरंग जो कि प्राचीन काल का एक खेल है, चतुरंग एक पुराने टाइम में खेले जाने वाला एक खेल था, उसको आज किस नाम से जानते हैं? चतुरंग को आज किस नाम से जानते हैं? तो आज जो चतुरंग खेल था उसको आज हम शतरंज कहते हैं। आज हम उसे क्या कहते हैं? शतरंज कहते हैं। शतरंज का पुराना नाम क्या था? चतुरंग, ठीक है। तो सामवेद जो है, अपना होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं। सामवेद जो है उसमें किस चीज का उल्लेख मिलता है? सामवेद में संगीत का उल्लेख मिलता है, ठीक है, संगीत का उल्लेख मिलता है। चंद्रवर्ष और सौर वर्ष में, चंद्रवर्ष सौर वर्ष से कितना कम होता है? कौन कम होता है? चंद्रवर्ष कम होता है सौर वर्ष से, ठीक है। पहली चीज तो हमें क्वेश्चन में ही हिंट मिल गई है कि चंद्रवर्ष जो होता है कम होता है और सौर वर्ष जो होता है ज्यादा होता है। जो सौर वर्ष होता है वो 365 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 365 दिन का होता है। और जो चंद्र वर्ष है वो 354 दिन का होता है। अगर हम सौर वर्ष के दिनों में से चंद्र वर्ष के दिनों को माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आता है 11। तो 11 डेज जो है चंद्र वर्ष होता है सौर वर्ष। आंसर क्या होगा? 11। आंसर विल बी 11। मोड से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? मोड से, ठीक है। मोड से जो है नागालैंड का पारंपरिक नृत्य है। किस स्टेट का? नागालैंड का, ठीक है। तो नागालैंड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नागालैंड 7 स्टेट्स, 7 इंडिया के 7 स्टेट्स हैं जिनको 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है। 7 स्टेट्स में से एक स्टेट है हमारा नागालैंड। नागालैंड में कौन सी जनजाति मिलती है? नागा जनजाति। कौन सी जनजाति मिलती है? नागा जनजाति, ठीक है। नागालैंड का लोक नृत्य कौन सा है? नागालैंड का लोक नृत्य है आलू आलू यट्टू, कुछ ऐसे करके है, आलू यट्टू। आलू यट्टू जो है नागालैंड का लोक नृत्य है, ठीक है। अब अगर हम नागालैंड के कुछ फेमस नृत्य के बारे में देख रहे हैं जो अक्सर एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो वो है, एक है हमारा कुकी नृत्य, कुकी डांस फॉर्म, एक है बैम्बू डांस, ठीक है, और एक है हमारा बटरफ्लाई डांस। बटरफ्लाई डांस जो है वो भी हमारा नागालैंड का डांस है। नागालैंड की जो 3 डांस है, कुकी डांस, बैम्बू डांस और बटरफ्लाई डांस, अक्सर एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन उठा लिया जाता है कि कुकी डांस कहाँ, कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो आंसर होगा नागालैंड। बैम्बू डांस कौन से स्टेट से रिलेटेड है? नागालैंड का। और बटरफ्लाई नागालैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है? आप सबको पता है, एक बार ऑप्शन पे नजर डालो। रेगिस्तानी जो इलाका होता है, ठीक है, देखो पहली बात तो ये है, रेगिस्तान और राजस्थान काफी डिफरेंस है इनमें, ठीक है। रेगिस्तान होता है जहाँ पे मिट्टी होती है, और लेकिन राजस्थान एक स्टेट है, भारत का एक स्टेट है, सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान, ठीक है, और सबसे छोटा स्टेट है गोवा। तो रेगिस्तान में सबसे मेन जो प्रकार की वनस्पति होती है वो झाड़ी टाइप की वनस्पति मिलती है। किस टाइप की वनस्पति मिलती है? झाड़ी टाइप की वनस्पति मिलती है। राजस्थान से एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन राजस्थान के नृत्य, डांस फॉर्म्स के बारे में आ जाता है। राजस्थान का जो प्रमुख डांस है
वो है कालबेलिया। पहले हम लिख देते हैं राजस्थान। राजस्थान का जो फेमस जो डांस फॉर्म है वो है कालबेलिया। कालबेलिया इज अ फेमस डांस इन राजस्थान। ठीक है। भवई डांस, भवई डांस भी राजस्थान का बहुत ही फेमस है। और एक है घूमर। घूमर तो आई थिंक आपने सुना भी होगा, घूमर 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 घूमर। ठीक है, राजस्थान का फेमस डांस है कालबेलिया, भवई और घूमर। इन तीन जो डांस फॉर्म्स है इनमें से अक्सर उठा के क्वेश्चन स्टैटिक जेके का पूछ लिया जाता है। कालबेलिया डांस राजस्थान, भवई डांस राजस्थान और घूमर डांस राजस्थान। राजस्थान का एक और फेमस डांस है, मैंने तो आई थिंक कई बार देखा भी है, शायद आपने भी देखा होगा, कठपुतली डांस। कठपुतलियों के द्वारा डांस करवाया जाता है, कठपुतली डांस, जो कि कहाँ का फेमस है, राजस्थान का फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफएम रेडियो को पेटेंट किसने कराया था? एफएम रेडियो को पेटेंट किसने कराया था? आंसर दीजिए फटाफट। और ये भी बताइए कि पेटेंट क्या होता है। एफएम रेडियो को पेटेंट किसने कराया था, और साथ में ये भी बताइए कि पेटेंट क्या होता है। तो इसका आंसर है, एफएम रेडियो को पेटेंट करवाया था एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग ने। किसने करवाया था? एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग ने। और पेटेंट क्या होता है? पेटेंट जो होता है गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। और कितने सालों के लिए दिया जाता है? 20 सालों के लिए। ठीक है। पेटेंट पे हम कभी डिटेल में डिस्कस और कभी करेंगे। ये रैपिड फायर क्लासेस को फटाफट से रैपिड फायर क्लास खत्म करते हैं। पेटेंट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि पेटेंट, किसी भी चीज का पेटेंट जो होता है गवर्नमेंट के द्वारा कितने सालों के लिए दिया जाता है? तो 20 ईयर्स के लिए दिया जाता है। ठीक है, 20 ईयर्स के लिए किसी का भी पेटेंट दिया जाता है। एफएम रेडियो को पेटेंट किसने कराया था? एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग ने। किसने कराया था? एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग ने। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में पहले शुरू की गई थी? आहा, अच्छा, एफएम रेडियो। एफएम की फुल फॉर्म बता दीजिए जरा। एफएम हम बड़ा सुनते हैं, एफएम है ना। एफएम पे ये एआई एफएम वगैरह ये सब आजकल बहुत चर्चाओं में है ना। एफएम की फुल फॉर्म बताओ। एफएम की फुल फॉर्म होती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम की फुल फॉर्म है। ठीक है। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में पहले शुरू की गई थी? यानी कि कौन सा राष्ट्र है जहाँ पे सबसे पहले हरित क्रांति शुरू की गई थी? तो वो है मैक्सिको। मैक्सिको में सबसे पहले हरित क्रांति शुरू हुई थी। ठीक है। हरित क्रांति, देखो, हरित क्रांति इज अ वेरी वास्ट। ठीक है, जब ये शुरू हुई थी बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारे देशों में हरित क्रांति फैली थी। ठीक है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? सबको पता है आई थिंक, है ना। पढ़ पढ़ के इसको बोर हो गए हैं। एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, सब कह रहे हैं हमने एम एस स्वामीनाथन को इतनी बार पढ़ लिया है कि अब नहीं पढ़ेंगे। कोई बात नहीं, हम एक नया क्वेश्चन करवाते हैं। इंडिया में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? एम एस स्वामीनाथन। और वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को वर्ल्ड वाइज हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। न्यू क्वेश्चन था। तो इसी बात पर अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन सीरीज चल रही है ये अच्छी लग रही है, तो चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है। जिससे कि क्या होगा, आगे आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है, जब भी कोई भी वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही आएगी। ठीक है।
और हाँ, नोटिफिकेशन को जब आप सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन में जो बेल आइकन होता है उसको जरूर प्रेस कर लेना। ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्थित है? गुलजार हौज, बताओ। गुलजार हौज निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्थित है? आंसर दीजिए फटाफट। हैदराबाद। ठीक है, गुलजार हौज जो है वो कहाँ पर है? हैदराबाद में। अब हैदराबाद से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर अक्सर बहुत सारी शिफ्ट्स में आया भी हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है? ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है? ये स्थित है लीबिया देश में। कहाँ पर है? लीबिया देश में। अब आप बोलोगे मैम ये लीबिया देश कहाँ पर है ना? या फिर कई लोगों को तो पता भी होगा लीबिया कहाँ पर है, क्योंकि ये बहुत फेमस है ना? अगर नहीं पता है तो देख लो, अगर पता है तो भी देख लो। लीबिया जो देश है, लीबिया एक अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है लीबिया। ठीक है, अगर हम बोलें अफ्रीकन कंट्री की फोर्थ लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। ठीक है, अफ्रीका की फोर्थ लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है लीबिया। लीबिया की करेंसी कोई बताएगा? लीबिया की क्या करेंसी है? क्योंकि कंट्री है तो करेंसी भी होगी, करेंसी है तो कैपिटल भी होगी, है ना? तो लीबिया की करेंसी है लीबियन दिनार। लीबियन दिनार जो है लीबिया की करेंसी है और लीबिया की कैपिटल है त्रिपोली। त्रिपोली लीबिया की कैपिटल है त्रिपोली। और जब ये अगर कंट्री है, लीबिया अगर एक अफ्रीकन कंट्री है तो इसके प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, है ना? इसके प्राइम मिनिस्टर हैं लीबिया के अब्दुल सॉरी लीबिया के प्राइम मिनिस्टर हैं अब्दुल हामिद। हामिद से क्या याद आया? वो सुना है आपने? आपने पढ़ी होगी एक स्टोरी जिसमें हामिद एक बच्चा होता है छोटा सा, जो कि अपनी दादी के लिए एक ईद के मेले में से चिमटा खरीद के लेके जाता है ना? और अपनी दादी को देता है। ये हामिद एक स्टोरी थी। ठीक है, कोई बात नहीं, हम उससे थोड़ा रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, लीबिया की जो प्राइम मिनिस्टर है वो है अब्दुल हामिद। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है? कौन सा जानवर स्तनपायी है? तो वो है व्हेल। व्हेल जो है एक स्तनपायी जानवर है। और कुछ स्तनपायी जानवरों के एग्जाम्पल बता सकते हो तो बताओ फटाफट। मुझे आता है, अरे अरे रुको जरा, सब बताओ। व्हेल एक स्तनपायी जानवर है। ठीक है, चमगादड़ भी एक स्तनपायी जानवर है। ठीक है, मोस्टली बच्चों की दिमाग में होगा ना, चमगादड़ एक स्तनपायी जानवर है, व्हेल और डॉल्फिन भी एक स्तनपायी जानवर है। ठीक है, ये क्या है? स्तनपायी जानवरों के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया? ये तो ज्यादा पुरानी न्यूज नहीं है, बताओ फटाफट। भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, आई थिंक आप सबके सामने ही ये हुआ है ना? बताओ फटाफट।
तो भारत की संसद जो है, भारत की संसद जो है उसने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 2018 में। अच्छा, जो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम है, इस अधिनियम को कौन लाया था? इस अधिनियम को लाया था ईडी। आप बहुत बार सुनते होंगे ईडी ये, ईडी वो, है ना? आजकल ईडी बहुत न्यूज में चल रहा है, ईडी ईडी। तो ईडी की फुल फॉर्म बता दीजिए जरा फटाफट। ईडी की फुल फॉर्म होती है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ईडी की फुल फॉर्म क्या है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। जो ये भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम था, इसका उद्देश्य क्या था? जो ये संसद जो ये बिल लेके आई थी, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, जो ये 2018 में पारित हुआ था, ईडी ने पारित किया था। इसका मोटिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है इसको पारित करने का? तो इसको पारित करने का उद्देश्य ये है, देखो मैं सिंपल वे में बता देती हूँ कि जो जिन 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 पर कानूनी कार्रवाई चल रही है ना, कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, जो देश छोड़कर चले जाते हैं, क्या करते हैं, देश छोड़कर चले गए, दूसरी कंट्रीज में चले गए। ठीक है? जो ऐसे जो लोग हैं, जो देश छोड़ के जाने वाले जो लोग हैं, उन पर जो आर्थिक अपराधों को रोकना, जो उन पर जो अपराध है उनको जाने से रोकना। ठीक है? अपराध को जाने से नहीं, जो लोग हैं जैसे उन पर अगर कोई कानूनी कार्रवाई हुई तो वो दूसरी कंट्रीज में चले गए, उन लोगों को जाने से रोकना, उन पर रोक लगाना। ठीक है? इस चीज के लिए ईडी जो है ये भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कानून लाया था। कब? 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? पल्लव वंश। पल्लव वंश के बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं कि पल्लव वंश क्या है। देखो, पल्लव वंश जो है, पहले ये बताओ पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि पल्लव वंश के संस्थापक का नाम बताओ। ठीक है? तो पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। कौन थे? सिंह विष्णु। कौन सा क्वेश्चन था ये? 14। अच्छा, सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु। और पल्लव वंश में सबसे जो इम्पोर्टेंट राजा रहे हैं वो है नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है पल्लव वंश के एक इम्पोर्टेंट राजा हैं। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ पे थी? कांचीपुरम। कांचीपुरम पल्लव राजवंश की राजधानी बनी थी। कौन सी? कांचीपुरम। वाई आई एम अ हिंदू। वाई आई एम अ हिंदू जो पुस्तक है, जो बुक है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है शशि थरूर। ये बुक किसने लिखी थी? शशि थरूर ने। शशि थरूर एक फेमस राइटर हैं। उन्होंने कई सारी बुक्स लिखी हैं, जैसे कि एक उन्होंने बुक लिखी थी बी आर अम्बेडकर, द मैन हु गेव। बी आर अम्बेडकर द मैन हु गेव। ये बुक किसने लिखी थी? शशि थरूर ने। शशि थरूर की 3 इंपॉर्टेंट बुक्स बता देती हूँ जो एग्जाम में आ सकती हैं। ठीक है? वो है, पहली तो आपने पढ़ ली, वाई आई एम अ हिंदू। एक है रियॉट। रियॉट हिंदी में बोले तो दंगे। हिंदी में बोले तो दंगे। किसकी बुक है? शशि थरूर की। एक है नेहरू, द इन्वेंशन ऑफ इंडिया।
नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया बुक है शशि थरूर की, रियॉर्ड बुक है शशि थरूर की, बी आर अम्बेडकर द मैन हु गेव बुक लिखी है शशि थरूर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पारंपरिक खेल इंसुकनार किस राज्य से संबंधित है? भारतीय पारंपरिक खेल है एक इंसुकनार, जो कि मिजोरम राज्य से संबंधित है। कौन से राज्य से? मिजोरम राज्य से संबंधित है। मिजोरम का एक फेमस, बोले तो फेमस गेम भी है, जिसको बोलते हैं, बताओ, रॉड पुशिंग। इसमें क्या करते हैं, चलो उसको छोड़ो। भारतीय पारंपरिक खेल इंसुकनार का संबंध किससे है? मिजोरम राज्य से है। मिजोरम राज्य का फेमस जो वहां पे खेल है वो है रॉड पुशिंग। ठीक है, मिजोरम की कैपिटल होती है आइजोल। आइजोल जो है मिजोरम की कैपिटल है। स्पेलिंग गलत है। आइजोल जो है मिजोरम की कैपिटल है। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ स्थित है? विश्व में, पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कौन सा? पेयजल जलाशय कहाँ पर स्थित है? सऊदी अरब में। कहाँ पर स्थित है? सऊदी अरब में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी मुंबई में। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में। ठीक है, कांग्रेस से रिलेटेड कुछ अधिवेशन होते हैं जो कि अक्सर एग्जाम्स में आ जाते हैं कि ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने करी। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जो कांग्रेस के अधिवेशन है। अधिवेशन, अधिवेशन किसे कहते हैं बताओ? अधिवेशन कहते हैं किसी संस्था का, किसी भी संस्था का जो बड़ा सम्मेलन होता है, किसी भी संस्था का जो बड़ा सम्मेलन होता है उसको हम अधिवेशन कहते हैं। ठीक है, या फिर हम बोलें तो समिट। समिट जो होती है वो अधिवेशन होती है। ठीक है, इसका जो पहला अधिवेशन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फर्स्ट जो अधिवेशन था वो हुआ था मुंबई में। कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। ठीक है, कब हुआ था? 1896 में, 1896 में। नहीं नहीं, वो ये तो बहुत आगे चले गया ना। 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे? WC बनर्जी। कौन बने थे? WC बनर्जी। नेक्स्ट, एक हुआ था कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन भी किसका था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का था, जो कि हुआ था 1896, 1896 में हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन की प्रमुख खास बात क्या है जो 1896 में हुआ था? यहाँ पे वंदे मातरम गाया गया था। क्या? वंदे मातरम गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन 1896 में वंदे मातरम गाया गया था, इसीलिए कलकत्ता अधिवेशन को जाना जाता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक और अधिवेशन था जो कि कहां पर हुआ था? वो भी कलकत्ता में ही हुआ था। कब हुआ था? 1911, 1911 में हुआ था, जहां पर क्या गाया गया था? जन गण मन अधिनायक जया हे भारत भाग्य विधाता। ये जो है गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। जन गण मन जो ये था गाया गया था 1911 के अधिवेशन में। जो जनगण मन है पहली बार गाया गया था 1911 के अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में। अच्छा, ये क्वेश्चन आप बताओ, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। फटाफट से जाके कमेंट, पहले वीडियो को पॉज करो और फटाफट से जाके कमेंट बॉक्स में लिखो कि जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया था। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता?
देखो भारत तो ऑब्वियसली म्यांमार के साथ थल सीमा साझा करता है ना। बांग्लादेश भी करता है। जब यहाँ से हम बांग्लादेश जब ऐसे जाता है तो यहाँ पे त्रिपुरा लगता है इस साइड पे, और यहाँ पे वो म्यांमार से टच होता है, ठीक है। लाओस भी लगता है, लेकिन कंबोडिया म्यांमार से थल सीमा साझा नहीं करता, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी सी, ऑप्शन सी। कंबोडिया जो है म्यांमार से थल सीमा साझा नहीं करता। म्यांमार, म्यांमार जिसको बर्मा भी बोल देते हैं, ठीक है, म्यांमार को बर्मा भी बोल देते हैं। म्यांमार की कैपिटल क्या है? म्यांमार जिसको हम अक्सर बर्मा के नाम से जानते हैं, बर्मा भी बीमार ही होता है। इसकी करेंसी बताओ पहले तो, इसकी करेंसी क्या है? म्यांमारियन कयात, क्यात जो है म्यांमार की करेंसी है, ठीक है। फटाफट से अब इस सेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन है? लास्ट क्वेश्चन। ओलंपिक के लिए, ओलंपिक जो खेल होते हैं उनमें क्वालिफाई करने वाली, क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक, वो है दीपा कर्माकर। कौन है? दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाती है हमारे एग्जाम्स के लिए। क्यों? क्योंकि जो दीपा कर्माकर हैं, दीपा कर्माकर, ठीक है, सबसे पहली बात कि इन्होंने पद्मश्री मिला था इनको। दीपा कर्माकर को पद्मश्री मिला था 2017 में, ठीक है। हाँ बस, दीपा कर्माकर इसीलिए फेमस है कि इनको पद्मश्री मिला था 2017 में। ये क्वेश्चन बन सकता है कि दीपा कर्माकर को पद्मश्री किस सन में दिया गया था? 2017 में। या फिर दीपा कर्माकर को 2017 में कौन से पुरस्कार से नवाजा गया था? तो पद्मश्री, ठीक है। सो खत्म करते हैं आज का अपना सेशन। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, तो हो चुका है आज का